हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टेक्निकल डुअलिज्म। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने बताया डुअलिज्म क्या होता है, फिर मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन में सोशल डुअलिज्म किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, और अब मैं बता रहा हूँ टेक्निकल डुअलिज्म क्या होता है और इसको किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है और इसका मतलब क्या है। पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स और बाकी मॉडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर हिगिंस हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल डुअलिज्म। जैसा कि हमें पता है कि प्रोफेसर हिगिंस ने जो टेक्निकल डुअलिज्म है उसकी थ्योरी दी थी। टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म या टेक्निकल डुअलिज्म एक ही बात है। इंप्लाइज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। उनका ये मानना था, प्रोफेसर हिगिंस का मानना था कि जो डुअल इकोनॉमीज होती हैं, डुअल इकोनॉमीज होती हैं, उसमें दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर, मॉडर्न सेक्टर। जो मॉडर्न सेक्टर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करता है और जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। In less developed countries, one generally observes that the existence of technological dualism because of which there is a lot of unemployment as well as underemployment। तो उन्होंने कहा टेक्निकल या टेक्निकल डुअलिज्म एक ही बात है। टेक्निकल डुअलिज्म की वजह से इन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। कैसे होती है वो पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर हिगिंस is of the opinion that different resource endowment and production function across the traditional and modern sector of the less developed countries is the fundamental basis of technological dualism in these economies। उन्होंने कहा था कि रिसोर्स एंडोमेंट अलग है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग है डिफरेंट सेक्टर्स में। ट्रेडिशनल सेक्टर में वो रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल जो कि मॉडर्न सेक्टर में, समझ की बात। और उनका प्रोडक्शन फंक्शन भी अलग अलग है, इस वजह से टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म आती है, एग्जिस्ट करती है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है डुअल सेक्टर के, वो डिस्कस करेंगे। इन situations of technical dualism, an economy splits across the traditional and modern sectors as distinct uh, from each other। उन्होंने कहा था जब भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म होती है तो होता क्या है, दो डिस्टिंक्ट सेक्टर आ जाते हैं, एक तो ट्रेडिशनल सेक्टर, एक मॉडर्न सेक्टर। समझ की बात। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ दीज टू सेक्टर्स। तब सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर की खासियत क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स आर द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल सेक्टर। तो ट्रेडिशनल सेक्टर में एग्रीकल्चर आ जाता है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के काम आ जाते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स and different combinations of labor and capital are often employed in this sector। इस सेक्टर में डिफरेंट टेक्निक से काम होता है, ठीक है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल के जो कॉम्बिनेशन है कोई फिक्स नहीं होते कि एक मशीन पे, एक छोटी मशीन पे एक ही लेबर काम करेगा। कभी कभी एक खेत में दो लेबर भी काम कर सकते हैं, तीन भी काम कर सकते हैं, समझ की बात। दस टेक्निकल कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज हाईली वेरिएबल इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में जो टेक्निकल कॉफिशिएंट है, लेबर कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो हाईली वेरिएबल होता है, चेंज आता रहता है, समझ की बात। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक जो है ट्रैक्टर पे तीन बंदे काम कर रहे हैं, कभी दो बंदे काम कर रहे हैं, कभी एक बंदा काम कर रहा है, तो हाईली वेरिएबल प्रोडक्शन का जो टेक्निकल ऑफिशिएंट रहता है। कंपेयर टू कैपिटल, थर्ड पॉइंट आ जाता है, कैपिटल से ज्यादा लेबर इज ऑफ्टन मोर इंटेंसली यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो है लेबर का इस्तेमाल ज्यादा रहता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डोमिनेटेड बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली ट्रेडिशनल सेक्टर में लेबर इंटेंसिव तरीके से ज्यादा काम होता है, जिसमें लेबर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है और कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ मॉडर्न सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर के क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स industries, plantation, transport and related activities as its principal occupation। तो इसका मेन काम क्या है, इंडस्ट्रीज खोलना, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ये मेन एक्टिविटीज रहती हैं। देयर इज अ लिमिटेड स्कोप ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे टेक्निकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं रहती। एक लेबर है तो एक ही मशीन होगी, समझ की बात। ये जो रेशियो है ये फिक्स रहेगी। जो ट्रेडिशनल सेक्टर में है, लेबर कैपिटल की रेशियो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेशियो वो चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंगली टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड। तो जो मॉडर्न सेक्टर है उसमें फिक्स्ड रहता है, ठीक है। एज कंपेयर टू लेबर, लेबर के कंपैरिजन में मोर कैपिटल इज यूज्ड, thus the process of production is dominated by capital intensive technique of production। तो लेबर से ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल होता है, और जब कैपिटल का इस्तेमाल होता है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही फॉलो की जाती है मॉडर्न सेक्टर में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, बिसाइड्स लेबर एंड फाइनेंशियल
capital, developed land also constitutes a major resource of production in this sector. तो आपने देखा मॉडर्न सेक्टर में जो लेबर का इस्तेमाल और पैसे का इस्तेमाल और मशीनों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, मगर शहरों में मॉडर्न सेक्टर में जो ज़मीन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास ज़मीन है तो समझ लो आप कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी और की ज़मीन पे काम करेंगे रेंट ही इतना देना पड़ेगा। दिस सेक्टर caters the domestic needs of the consumers as well as uh, producer goods for एक्सपोर्ट्स। बेसिकली ये जो सेक्टर है, जो मॉडर्न सेक्टर है, ये गुड्स बनाएगा डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी और बाहर भी थोड़े बहुत एक्सपोर्ट कर देगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल डुअलिज्म। टेक्निकल डुअलिज्म की स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। According to Higgins, there are two fundamental bases of technical dualism. Number one, difference in factor endowment. जो factor endowment है वो different है, तो मतलब factor endowment पे काफी ज्यादा difference है। Availability of factors, simple words में, difference in the availability of capital and labor is one of the two fundamental bases of technical dualism. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है ट्रेडिशनल सेक्टर में, तभी तो ट्रेडिशनल तरीके से काम किया जा रहा है। द ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ द डुअल इकोनॉमीज इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंस ऑफ लेबर बट क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। जो ट्रेडिशनल सेक्टर होते हैं उसमें जो इकोनॉमीज हैं उसमें अबंडेंस ऑफ लेबर, लेबर बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा है, और जो कैपिटल है उसकी कमी है। सो द प्रोडक्शन टेक्निक्स आर ऑफ्टन लेबर इंटेंसिव इन दी सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, लेबर इंटेंसिव तरीके से काम किया जाता है। इन कंट्रास्ट इन द मॉडर्न सेक्टर मोर कैपिटल कंपेयर टू लेबर इज जनरली ऑब्जर्व। जो कैपिटल सेक्टर है, कैपिटलिस्ट सेक्टर है, मॉडर्न सेक्टर है, उसमें क्या है, कैपिटल ज्यादा है और लेबर कम है। दस ऑलमोस्ट टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन फाउंड टू एग्जिस्ट अक्रॉस द टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ डुअल इकोनॉमीज। तो मतलब मॉडर्न सेक्टर में जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम किया जाता है और जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें लेबर इंटेंसिव तरीके से काम किया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है, जो बेसिस है इस थ्योरी का, वो है डिफरेंस इन द प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। Difference in the production function is the second fundamental basis of technical dualism. While there are fixed coefficients of production function in the modern sector, मैंने आपको पहले भी बताया था जो मॉडर्न सेक्टर है उसमें फिक्स्ड जो है प्रोडक्शन फंक्शन रहेंगे, उसमें जो कैपिटल लेबर की रेशियो है वो फिक्स रहेगी कि एक मशीन पे, एक लैपटॉप पे या एक कंप्यूटर पे एक ही बंदा काम करेगा, दो कंप्यूटर पे दो बंदे काम करेंगे। मगर जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें ये हाईली वेरिएबल है। दीज आर ऑफ्टन वेरिएबल इन द ट्रेडिशनल सेक्टर। जैसे एक ट्रैक्टर पे कभी एक बंदा काम कर रहा है, कभी दो बंदे काम कर रहे हैं, कभी तीन बंदे काम कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हिगिंस एनालाइजेस दिस डुअलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन। उन्होंने कहा था कि जो फैक्टर प्रोपोर्शन है इसमें डुअलिटी होती है। यही बात कि ट्रेडिशनल सेक्टर में जो ये जो लेबर कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो हाईली वेरिएबल रहता है, और जो मॉडर्न सेक्टर है इसमें हाईली जो है फिक्स रहता है, मतलब अच्छे तरीके से फिक्स ही रहेगा। समझ की बात। अब टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म सजेस्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज is not due to lack of effective demand but owing to the resource constraint as well as टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। उनका ये मानना था कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है कि उनकी डिमांड कम है, बल्कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, इसलिए कि उनके पास रिसोर्सेज कम है और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है। तो पूरी थ्योरी टेक्नोलॉजी 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 कहती रहती है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज का जो काम है वो खराब चल रहा है। As regards resource utilization, the least developed countries have a severe structural imbalance. जो least developed countries है उसमें बताया कि भाई बहुत ज्यादा structural imbalance है। नंबर ए, one finds different coefficients of the same factors in alternative usage। मतलब अगर हम villages में जाएंगे तो अलग तरीके से जो factors के combination use हो रहे हैं, और अगर हम शहरों में जाएंगे, अर्बन सेक्टर में, कैपिटल सेक्टर में जाएंगे, तो वही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके कॉम्बिनेशन अलग तरीके से यूज हो रहे हैं। एंड बी, the price structure is not compatible with the resource supply। तो जो प्राइजेस यहाँ चल रहे होते हैं वो इतने कंपेटिबल नहीं रहते कि प्रोड्यूसर्स को एनकरेजमेंट मिले। ठीक है। हिगिंस टेक्स द फॉलोइंग assumptions। उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए फॉलोइंग assumptions ली हैं। देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज ट्रेडिशनल सेक्टर है और मॉडर्न सेक्टर है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल, एंड टू कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब इन्होंने ये डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस पे लेबर है और वाई एक्सिस में कैपिटल है। ये Q1, Q2 एंड Q3 ये आइसोक्वांट कर्व्स हैं जो कि इन्होंने राइट एंगल बनाई हुई हैं। ठीक है। राइट एंगल आइसोक्वांट क्या होती है वो अगर आपको नहीं पता आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आपको ये थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी।
लेबर इज शोन ऑन एक्स एक्सिस वाइल कैपिटल इज शोन ऑन वाई एक्सिस। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा आपको पेपर में एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। Q1, Q2 एंड Q3 आर द डिफरेंट आइसोक्वांट कर्व्स। एंड आइसोक्वांट कर्व होती क्या है? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जिससे कि आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हो। इंडिफरेंस कब होती थी ना, वो एक्स गुड वाई गुड के दो कॉम्बिनेशन देती थी, सेम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे क्या है? लेबर कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगी। समझ गए बात? सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगी, उसको दिखाने के लिए हम आइसोक्वांट बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है thus an isoquant which is to the right and above another isoquant represents higher level of output। मतलब ये वाली isoquant जो है Q1, इसके जो राइट साइड पे या अपर लेवल पे है ये Q2, ये ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट दे रही है, और Q3 जो है वो और अपर या राइट साइड पे है, वो और ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रही है। ठीक है, द फिगर इज बेस्ड ऑन द assumption that fixed टेक्निकल कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये assumption पे बेस्ड है कि भाई जो फिक्स्ड टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स रहेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि एक लेबर एक कैपिटल, दो लेबर दो कैपिटल, तीन लेबर तीन कैपिटल, इस पे बेस्ड है। ठीक है, ये मॉडर्न सेक्टर का डायग्राम है, ये ट्रेडिशनल सेक्टर का डायग्राम नहीं है। दस द कैपिटल एंड लेबर यूज्ड इन सम फिक्स प्रोपोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कि लेबर और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे जो है वो फिक्स रहेगा। समझ की बात? जो मतलब ट्रेडिशनल सेक्टर होता है उसमें तो वेरिएबल होता है। हायर लेवल ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल ओनली बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर लेबर मान लो इतना है और कैपिटल इतना है, अगर मैंने लेबर और कैपिटल को डबल करना है हायर लेवल, तो सेम प्रोपोर्शन में लेबर और कैपिटल बढ़ाने पड़ेंगे, तभी ये बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप पॉज कर करके साथ के साथ डायग्राम बना सकते हैं। द पॉइंट्स ए बी एंड सी shows the fixed combination of labor and capital to produce different levels of output। ये जो पॉइंट ए, यहाँ पे बी लिखना था, बी, एंड ये जो पॉइंट है सी, ये हमें बताते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो कि 100, 200 एंड 300 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए दिए गए हैं। द लाइन ओ ई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज द एक्सपेंशन path and its slope represents constant proportion in which labor and capital आर कंबाइंड। तो बेसिकली ये वाली जो कर्व है ओ ई, ये हमें कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में बताती है, और ये एक्सपेंशन पाथ के बारे में बताती है। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? वो पाथ जो कि आइसोक्वांट्स के थ्रू बनता है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बीच में से निकलता है। ये थोड़ा हाई-फाई माइक्रो होगी, तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ए इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट द आइसोकॉस्ट लाइन K1L1 इज टचिंग द आइसोक्वांट Q1। तो ये जो है K1L1 ये आइसोकॉस्ट लाइन है। आइसोकॉस्ट लाइन क्या कहती है? जैसे बजट लाइन होती थी कंज्यूमर के केस में, आइसोकॉस्ट लाइन होती है प्रोड्यूसर के केस में। आइसो मतलब इक्वल, आइसोकॉस्ट मतलब इक्वल कॉस्ट। तो ये जो K1L1 आपको शो कर रही है, ये बता रही है कि इस कर्व के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, कॉस्टिंग सेम रहेगी, मगर इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये जो आइसो क्वांट है ये आइसो कॉस्ट को टेंजेंट कर रही है, मतलब टेंजेंट कर रही है, टच कर रही है इसी पॉइंट पे। तो ए इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर यहाँ पे आइसो कॉस्ट बनाता तो बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाता, एक और कॉस्ट बनाते तो सी पॉइंट पे हो जाता। तो यहाँ पे हमने इसी पॉइंट पे बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद टू गेट एन आउटपुट Q1 equal to 100 units, OK amount of capital and OL amounts of labor is used। तो अगर हमने 100 यूनिट बनाने हैं तो इक्विलिब्रियम में हमारी कॉस्टिंग इतनी है, तो हम OL यूनिट्स ऑफ लेबर एंड OK यूनिट्स ऑफ कैपिटल ही यूज कर पा रहे हैं। वही बात घुमा फिरा के, क्योंकि पेज भी तो भरने हैं ना थोड़ा। When OL1 units of labor are available, the excess labor supply will have no effect on production level because technical coefficients are fixed। मान लो आपको इतना तो आपने काम कर लिया, मगर आपको लेबर ज्यादा अवेलेबल है, लेबर इतनी तो थी, लेबर ज्यादा आ गई, मगर इतनी लेबर का क्या करोगे? इतनी लेबर से भी कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपको कैपिटल भी इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती। तभी तो लेबर और कैपिटल को ज्यादा करोगे, तभी तो काम कर पाओगे। अकेली लेबर ज्यादा हो गई तो भी इतना ही काम हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ? फिर एक्सेस लेबर का तो कोई फायदा नहीं हुआ। समझ की बात? L1 यूनिट्स ऑफ लेबर विल रिमेन अनएम्प्लॉयड और विल सीक एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल सेक्टर, वो ट्रेडिशनल सेक्टर में चले जाएंगे। देयरफॉर it is only when capital increases over time that more labor will be employed। तो इतने बंदे तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वो ट्रेडिशनल सेक्टर में चले जाएंगे। अगर लेबर के बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगी तभी कोई बात बनेगी, तभी आउटपुट बढ़ पाएगी, नहीं तो सिर्फ एक लेबर या एक कैपिटल के बढ़ने से काम नहीं होगा।
According to Higgins, unemployed labor in the industrial sector is left with no option other than seeking employment in the rural sector of the economy. उन्होंने ये कहा था कि जो भी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होती है या जो लोग शहरों में होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अनएम्प्लॉयड होती है, उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, सिर्फ यही चॉइस है कि वो विलेजेस में या रूरल सेक्टर में चले जाएं और वहां पे जॉब्स देखें. Technical coefficient of production can be changed in the rural areas, facilitating the absorption of labor with still greater application of labor intensive technique of production. क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वो हाईली प्रोडक्शन फंक्शन उसमें वेरिएबल है, उसमें लेबर और कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन कभी भी यूज हो सकते हैं. तो वो जो विले बंदे हैं, जो अनएम्प्लॉयड बंदे हैं, वो जाके ट्रेडिशनल सेक्टर या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज वगैरह जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहां पे जाके अकोमोडेट कर सकते हैं. बट दिस रिड्यूसेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर even to zero level, causing the problem of disguised unemployment in the rural areas of the less developed countries. अगर वहां पे कुछ ज्यादा ही लेबर चले जाएंगे तो कुछ लेबर तो काम ही नहीं करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो एक्सेसिव लेबर जा रहा है, कुछ जो लेबर्स हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो ही हो जाए. ठीक है. The above explanation shows that the technical dualism in less developed countries causes the problem of unemployment and disguised unemployment. तो हमें above discussion से ये पता लगा कि भाई जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है. कैसे होती है? द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन दीज economies depend largely on foreign capital, as a consequence of which process of industrialization in these economies does not generate much of capital formation. Rather it is more generally associated with ever rising population. तो बेसिकली जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो लार्जली डिपेंड रहती हैं कि भाई बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उन्हीं के ऊपर. अब हमारी मार्केट है या जो अंडर डेवलप कंट्रीज में किसी की भी मार्केट है, बाहर से पैसा आता तो मार्केट बढ़ जाती है, बाहर से पैसा नहीं आता तो मार्केट इतनी नहीं बढ़ पाती. तो उन्होंने कहा था कि बाहर वाले पैसे पे ज्यादा डिपेंड रहता है, रेदर के जो पॉपुलेशन है वो भी लगातार बढ़ती रहती है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाती है. दिस प्रिसाइजली is the reason for ever rising problem of unemployment in these economies. तो इन इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार इसलिए बढ़ती रहती है कि खुद के पैसे होते नहीं, बाहर के पैसों पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है. अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म करते हैं. ठीक है. क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्निकल ड्यूलिज्म. Compared to Boeck's theory of social dualism, Higgins' concept of technical dualism is undoubtedly more realistic. तो Higgins का concept थोड़ा realistic लग रहा है. The Higgins theory very clearly explains how unemployment as well as underemployment emerge in least developed countries owing to the process of industrialization and technical progress. तो ये साफ साफ बताती है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट वगैरह होती है. हिगिंस थ्योरी इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, बट इसकी भी तो क्रिटिसिज्म होगी ना कुछ. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मे बी नोटेड इन दिस रिगार्ड. नंबर 1, नो सॉल्यूशन फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट. इसने बताया तो दिया है कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बट उसको सॉल्व कैसे करें ये नहीं बताया. The theory explains the emergence of underemployment in traditional sector of developing economies, but does not offer any solution thereof. कोई solution तो बताया नहीं कि underemployment को हम इस तरीके से हटा सकते हैं. Second point आ जाता है unrealistic assumption. The theory is based on the questionable assumption that technical coefficient of production is fixed in the modern sector of the underdeveloped economies. ये मान के चलते हैं कि भाई जो मॉडर्न इकोनॉमीज है उसमें जो टेक्निकल कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है वो फिक्स रहता है, कि मतलब एक लेबर एक मशीन पे ही काम करेगा, इस टाइप की एजम्पशन ले ली है. अ लिटिल डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट ऑफ एनी प्रोडक्शन फंक्शन. तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए थी, ये थोड़ी ना कि भाई कॉफिशिएंट फिक्स ही रहेगा, जो लेबर कैपिटल की रेशियो है वो बिल्कुल ही फिक्स रहेगी. तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि भाई थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है. नेक्स्ट आ जाता है ओनली टेक्निकल फैक्टर्स आर अंडर कंसिडरेशन. Higgins attaches importance only to technical factors affecting the ratio of labor and capital. सिर्फ टेक्नोलॉजी को फोकस किया गया कि लेबर और कैपिटल की रेशियो को ये फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स असर डालते हैं. साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स हैव बीन कंप्लीटली एस्च्यूड, इग्नोर किया गया है. दैट्स व्हाई इस थ्योरी को कई लोग कहते हैं कि ये थ्योरी लॉपसाइडेड है, सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी की बात करी जा रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में उसको फोकस ही नहीं किया गया. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ. Unexplained facts. Higgins fails to offer a comprehensive explanation of the nature and growth of unemployment in the traditional sector of the dual economies.
तो बेसिकली डुअल इकोनॉमीज़ में जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा उस चीज़ को तो बताते नहीं, अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट्स हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कह देते हैं मगर कितनी है, क्या है, वो चीज़ बताई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सारी की सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाती। इट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल टू assume that the development of the industrial and underdeveloped countries depending entirely upon the imported technology, ये भी कहना काफी क्वेश्चनेबल रहेगा कि भाई जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सारी की सारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसी पे ही बेस्ड रहता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं रहता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।